हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और एक बैलेंस शीट सीखेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट की। तो पार्ट फर्स्ट किसके अनुसार बना लेते हैं, शेड्यूल 3। तो जो हम पार्ट फर्स्ट बना रहे हैं शेड्यूल 3 और पार्ट फर्स्ट जब बनाएंगे शेड्यूल 3, इसमें हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कौन से फॉर्म में होता था, वर्टिकल फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक्ट में जो बैलेंस शीट बनती है वो शेड्यूल 3 के अनुसार बनती है। और शेड्यूल 3 क्या कहता है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म का मतलब कि ऊपर तो आएगी अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और नीचे हमारी क्या आएगी, असेट्स आएगी। ऊपर तो इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे क्या आएगी, असेट्स। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल। ये अपने डिस्कशन किया था इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो एज ए समरी फॉर्म में होती है कि इसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को चार, क्या बताया था हमने, चार मेजर हेडिंग में क्या करते हैं हम, डिवाइडेड करते हैं। फिर उनकी हम क्या पढ़ रहे थे, सब हेडिंग्स। तो उसी तरह क्या होती है असेट्स। असेट्स में दो मेजर हेडिंग्स होती है, फिर उन सब की क्या होती है, सब हेडिंग्स। मतलब असेट साइड में दो मेजर हेड्स होते हैं, बाकी उनकी क्या होती है, सब हेडिंग होती है। लायबिलिटी साइड में चार मेजर हेड्स होते हैं, उनकी क्या होती है, सब हेडिंग। तो दोनों साइड का टोटल सेम आता है। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गई, वर्टिकल फॉर्म में, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो आज हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको समझाया भी था लास्ट वीडियो में कि हमारी जो इक्विटी लायबिलिटीज में चार मेजर हेड कौन से होते हैं और उनके सब हेड्स कौन कौन से होते हैं। तो आज अपन एक पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसमें फिर मैं दोबारा इनको लिखूंगा कि कौन कौन से चार मेजर हेड्स हो गए और कौन कौन से असेट साइड के मेजर एंड सब हेड्स हो गए। पार्ट फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट मतलब एक तरीके से बैलेंस शीट का क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर अपना क्या रहेगा, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या होगा। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट एसेट, अपन फॉर्मेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और ये। तो देखो हमारा पहला कॉलम किसका हो रहा है, पर्टिकुलर्स का हो रहा है, और दूसरा कॉलम किसका हो रहा है, नोट नंबर। और यहाँ पे अपना करंट ईयर आएगा और यहाँ पे प्रीवियस ईयर आएगा। दो तरीके आएंगे, यहाँ पे करंट ईयर आएगा और यहाँ पे प्रीवियस ईयर आएगा। ये तो पर्टिकुलर्स हो गया। अब देखो कंपनी की जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको किससे दर्शाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल होगी वो किसमें होगी, इक्विटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला सब हेडिंग कौन सा आ रहा है, उसका फर्स्ट नंबर दे दो। पहला जो मेन हेड्स आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी शेयर, सी में आएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हमने क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो अगर इनकी जो डिटेल्स होगी वो कहां पे चली जाएगी, नोट नंबर में। नोट नंबर का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो इसका नीचे हम जो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो उसका मतलब शेयर कैपिटल की जो डिटेल है वो कहां चली जाएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में चली जाएगी। फिर हमारे पास सेकंड मेजर हेड्स कौन सा आता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या लिखा हमने, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ध्यान रखना इसकी कोई सब हेड्स नहीं है। अब जब इसकी कोई हेड्स नहीं है हमने क्या लिखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब इसकी कोई सब हेड नहीं है। और तीसरा हमारा क्या है, नॉन करंट असेट्स।
सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर बी में आएगा डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नेट, और हमारा जो सी आएगा, सी में आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या लिखा हमने? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे तो यहाँ तक समझ में आ गया। अपन ने लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें अपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, दोबारा मिटा के। अब अपन लास्ट में डी में क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब हमारे पास चौथा जो मेजर हेड आएगा, तो चौथा मेजर हेड कौन सा आएगा? करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में पहला कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। और बी की एक तो करंट लायबिलिटीज में पहला मेजर हेड्स, पहला सब हेडिंग क्या रही? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बी में क्या जाएगा? ट्रेड पेबल्स। और जो हमारा सी है, सी में मैंने आपको क्या बताया था? सी में आता है अदर करंट लायबिलिटीज। और जो हमारा डी है, जो सी हो गया, सी के बाद क्या आएगा? डी। तो डी जो आएगा उसमें क्या लिखेंगे? इसमें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गए, ट्रेड पेबल्स आ गए, अदर करंट लायबिलिटीज आ गई। और डी में जो आएगा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बताएगा। क्या बताएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इस तरह हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। फिर लास्ट में अपन क्या लगा देंगे? टोटल्स। तो जैसे हम टोटल लगाएंगे तो कौन सी साइड पूरी जाएगी? लायबिलिटीज साइड पूरी जाएगी। तो हमने बात की थी जब भी हम फॉर्मेट बना रहे हैं बैलेंस शीट का, तो लायबिलिटीज साइड में 4 मेजर हेड्स होते हैं और बाकी उनकी क्या होते हैं? सब हेडिंग्स होती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि भाई कौन सा आइटम कौन से मेजर हेड्स में जाना चाहिए और उसकी कौन सी सब हेडिंग में जाना चाहिए। तो इस तरह के एग्जाम्स में क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ये बन सकता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए। तो आज हम सबके आइटम्स की डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले अपन एक बार फॉर्मेट देख रहे हैं। तो हमारी अभी इक्विटी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे? असेट्स साइड। तो ये हमारा कौन सा आ गया? सेकंड। तो असेट्स में पहला मेजर हेड कौन सा है? नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में ए क्या पढ़ेंगे? नॉन करंट असेट्स में ए पढ़ेंगे हमारी फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में पहला आता था, अपने पढ़ा था इसमें पहला कि टेंजिबल, सेकंड में इनटेंजिबल और थर्ड में, तो पहला पढ़ा था टेंजिबल, सेकंड में इनटेंजिबल और थर्ड में क्या करेंगे? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। फिर हमारे पास चौथा आता है टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। एंड फोर्थ इज, यहाँ पर हम किसकी बात करें? फोर्थ की बात करें। और फोर्थ हमारा क्या जाएगा कि इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, क्या लिखा हमने? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर अपन बी की बात करेंगे। तो बी का मतलब यहाँ पे आएगा नॉन करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर सी की बात करेंगे, इस बात करेंगे सी की। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया और अपन ने लिखा था यहाँ पे नॉन करंट। तो यहाँ पे एक आएगा सी में डेफर्ड, डेफर टैक्स असेट्स। कौन सी आएगी? नेट। तो हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डेफर टैक्स असेट्स हो गई। फिर डी, हम किसकी बात करेंगे? डी की। तो डी में हमारे पास आएगा इधर अदर नॉन करंट असेट्स। और एक और चीज आएगी ई में, जिसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। इसकी बात करेंगे अपन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो जनरली इस तरह हमारे पास क्या आएंगे, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, टेंजिबल एसेट्स की, और ये किसकी बात करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स की। फिर हम बात करेंगे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, टेंजिबल एसेट्स सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर किसमें, डेवलपमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो इस तरह हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आई। अब अपन किसकी बात करेंगे, अब हमारा जो सेकंड आता है वो क्या आता है, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या लेंगे, तो करंट एसेट्स में पहला आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, बी में आ जाएगा इन्वेंट्रीज, और जो सी है, पहला करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, बी में क्या आ गया, इन्वेंट्रीज। अब बात किसकी करें, सी की। तो सी में क्या आ जाएगा अपना, ट्रेड रिसीवेबल्स, और हमारा जो डी आता है, डी में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और जो हमारा ई आएगा, तो ये आ गया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ई तो बहुत इजी, ई में अपन किसको लेंगे, अदर करंट एसेट्स। एफ में क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इन सबको जोड़ देंगे तो हम क्या बोलेंगे, टोटल। तो इस तरह हमारे क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन रहा है। ध्यान रखना बैलेंस शीट में दो मेजर हेड्स होती है, एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब कि मतलब जो एसेट्स करंट नहीं होती वो क्या कहलाती है, नॉन करंट कहलाती है। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स में कुछ सब हेडिंग्स थी और करंट एसेट्स में भी कुछ सब हेडिंग्स है। जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंटरीज क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, अदर करंट एसेट्स में क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या आता है। तो इस तरह हम बात कर रहे थे बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। अब हम इनकी डिटेल सीखेंगे कि कौन सी चीज में क्या क्या लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, तो अब हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ऑफ किसका, असेट्स का। देखो पहले मैं आपको असेट साइड समझाऊंगा, फिर बाद में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो असेट साइड में हमने पहले क्या पढ़ा था, पहला जो मेन हेड था ये नॉन करंट एसेट्स, ये हमारा क्या है, मेजर हेडिंग। अभी क्या कह रहा है कि these assets are classified into 5 subheads, सब हेडिंग्स। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन करंट एसेट्स होती है उसको 5 सब हेडिंग्स में बांटते हैं। फिक्स एसेट्स हो गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गई, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गई, फिर अपने पढ़ा था अदर नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको 5 भाग में बांटा। तो पहला हम किसकी बात करेंगे, फिक्स एसेट्स। तो देखो हमने जो क्लास 11th में पढ़ा था कि दो तरह के एसेट्स होती है जनरली, एक तो करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम यूज करने के पर्पज से क्या की जाती है, परचेज की जाती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रोडक्शन करना या फिर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, वो हमारी कौन सी एसेट्स होती है, फिक्स। देखो डेफिनेशन देखेंगे, फिक्स एसेट्स रेफर टू दूज एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स उन एसेट्स को रेफर करता है। हमने क्या लिखा, फिक्स एसेट्स रेफर टू दूज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर continued use in the business for the purpose of production or productive goods and servicing and not meant for sale। ये कहने का मतलब ऐसे फिक्स एसेट्स जो कि बिजनेस में लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन करने या सर्विस प्रोवाइड करने की पर्पस से रखी जाती, ना कि नॉट मीट फॉर सेल, मतलब सेल करने के पर्पस से। अब इसमें कई प्रकार की होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल बताई थी मैंने, टेंजिबल इंटेंजिबल हो गई, या कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हो गई, या इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो पहले अपन बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स की। देखो टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमने क्या लिखा है कि आर द एसेट्स व्हिच कैन बी फिजिकली सीन एंड टच, मतलब जिनको हम फिजिकल रूप से देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे एक बोर्ड है, अब बोर्ड को हम फिजिकल रूप से देख भी रहे हैं और टच भी कर रहे हैं, तो किसका पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स का। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल्स हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो इस तरह ये सब किसमें आते हैं, टेंजिबल्स में। इंटेंजिबल का मतलब कि मतलब ऐसी एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील। कि आर द एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दिस कांट बी सीन एंड
टच, मतलब ऐसे एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब जिनका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं फील, जैसे गुडविल हो गई, ब्रांड हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गई, पेटेंट्स हो गए, लाइसेंस हो गए, फ्रेंचाइजीज हो गई, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। तो कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो, तो ये हम बात कर रहे थे टेंजिबल और इंटेंजिबल की, समझ में आ गई। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो आपके पास लैंड है, तो लैंड पूछेगा कि कौन सी मेजर हेड्स में आती, मेजर हेडिंग कौन सी और उसकी सब हेडिंग्स कौन सी। तो आज मान लो अपन लिखेंगे लैंड, तो लैंड का जो मेजर हेडिंग्स है, तो मेजर हेडिंग कौन सी है, नॉन करंट, नॉन करंट असेट्स। फिर बात किसी करेंगे सब हेडिंग्स की, तो इसकी जो सब हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी, फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में जो आएगी वो किसका पार्ट माना जाएगा, टेंजिबल असेट्स, क्योंकि फिक्स असेट्स में किसका पार्ट है, टेंजिबल का। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि फिक्स असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल को पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई कि फिक्स असेट्स का मतलब समझ में आ गया, इसमें जो असेट जो बिजनेस में यूज करने की पर्पज से रखी जाती है, जिसमें हम बहुत सारी को लेते हैं टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन जो इंटेंजिबल असेट्स होती है जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पसंद में आ रही, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजीज हो गई। तो ये इस तरह की क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है। ये स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की। देखो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब क्या है। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब कि कार्य प्रगति पर है। कई बार अपन जैसे रोड से निकलते हैं तो कई बार लिखा होता है कि वर्किंग प्रोग्रेस, तो उसी तरह क्या होता है कि कई बार बिजनेस में कुछ फिक्स एसेट्स ऐसी होती हैं जो अभी डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट का मतलब कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, उसको हम किस में दिखाते हैं, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में। जैसे मान लो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, अब हम बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, 2 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं, अब एक मंजिल बन गई, दूसरी मंजिल अभी बनना बाकी है, उसका प्रोसेस चल रहा है, तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, कंप्लीट बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब ऐसी बिल्डिंग जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो किसमें आएगी, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में। हमने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू फिक्स टेंजिबल असेट्स which are under construction such as building, plant and equipment etc. तो हमने उस फिक्स टेंजिबल एसेट्स को ले रहे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग हो गई, अपने एग्जांपल ले रहे थे बिल्डिंग का, तो हमारी किसमें आती है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में। उसी तरह होता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, की कई बार क्या होता है, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि अभी प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हुई है, अगर प्रॉपर होती है तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में चली जाती, ना कि किसमें आती, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आती, जैसे पेटेंट्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ईटीसी। फिर आता है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो जनरली हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आज मान लो हमारे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए उस पैसे को हम किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर में, या फिर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज आती है उसमें क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब दो टाइप्स के क्यों बताए गए, दो टाइप्स का मतलब होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो विद इन 1 ईयर के अंदर हम उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, विद इन 1 ईयर के अंदर हम उसको फिनिश कर देते हैं, वो तो होता है हमारे करंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करंट का मतलब कि जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए करें, मोर देन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर, मतलब जो जनरली हम सेल करने की पर्पज से एक्वायर नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे आर those investments which are held by company not with the purpose of selling but to retain them, कि इसका मतलब कंपनी जो हिल्ड करी नॉट विद द पर्पस ऑफ सेलिंग, मतलब सेलिंग करने की पर्पज से नहीं, और वो क्या करी, रिटेन करके चल रही, तो इसका क्लासिफाइड दो तरीके से होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या फिर हम क्या बोलते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट। अदर का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेड नहीं है, वो किसमें आ जाएंगी, अदर में। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जनरली आज मान लो हम किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर में इन्वेस्ट करें अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो कौन से इन्वेस्ट होते हैं, ट्रेड। इसमें क्या कराएं, रेफर टू द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनी इन शेयर या डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी टू प्रमोट इट्स ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। कि रेफर का मतलब कि हम किसी अनदर कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर में जो पैसा लगा रहे हैं अपनी बिजनेस को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो वो कौन से नेचर के होंगे, हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगे। समझ में आ गई। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पे अदर
इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की थी। एक तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेड नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हम कह रहे हैं कि अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड एस। फर्दर क्लासिफाइड का मतलब कि मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेड नहीं है। अब हम इसमें बात करें इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कि हम किसी कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट्स या जो ट्रस्ट सिक्योरिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फंड और इन्वेस्टमेंट किसमें? प्रॉपर्टीज में। तो इस तरह के हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो किसमें आते हैं? अदर इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। किसमें आते हैं? अदर इन्वेस्टमेंट। और ये अदर कौन से होते हैं? होते तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको हमने क्लासिफाइड किया दो भागों में, एक तो ट्रेड और नॉन ट्रेड। ट्रेड का मतलब कि जनरली ऐसे इन्वेस्टमेंट जनरली जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो ट्रेड होते हैं, और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते उसको अदर इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं।